जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2019 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र विश्लेषण सहित करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो हिंदी संबंधी यूजीसी एनटीए कंडक्ट कराता है पेपर, वो 2 घंटे का होता है और टोटल आपको 200 पूर्णांक और 100 क्वेश्चन होते हैं। तो अपना टारगेट रखिए 70+ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने का। बाकी जो फर्स्ट पेपर है 50 क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ भी 30 करिए, तभी जाके एक एवरेज जो मार्क बनते हैं, तो जिसमें आप क्वालिफाई करने के स्टेज में होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। टोटल 10 यूनिट से मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण जो गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से ही बाहर कर देती है। तो ये कहानी है वापसी, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। गजाधर बाबू जब वापस लौटते हैं तो देखते हैं उनका परिवार में ही एक तरीके से अपना जैसा कोई नहीं रहता, जबकि वो बहुत खुश होते हैं। तो दी गई कहानियों में से वापसी कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से ही बाहर कर देती है। वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रियंवदा है। चीफ की दावत भीष्म शाहनी द्वारा लिखित कहानी है। इसके मुख्य पात्र में है श्यामनाथ, जो माँ जैसे रिश्ते की अवहेलना कर कर भी तरक्की पाना चाहता है। भीष्म शाहनी इस कहानी के माध्यम से ऐसी मानसिकता पर करारा चोट करते और ये संदेश देते हैं कि मूल से जुड़े बिना तरक्की संभव नहीं है। दोपहर का भोजन, ये अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है। दोपहर का भोजन, सिद्धेश्वरी इस कहानी की प्रमुख महिला पात्र होती है। इस कहानी के माध्यम से एक भारतीय नारी द्वारा अपने पति एवं पुत्रों के लिए नित्य प्रति त्याग और संघर्ष को दिखाया गया है, जिसकी गणना कहीं भी नहीं की जाती। बूढ़ी काकी, ये कहानी है प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी, जिसके द्वारा बुजुर्ग के प्रति उदासीनता का जो भाव है उसको यहाँ पे तगड़ी कथा शिल्प के माध्यम से व्यक्त किया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद जी की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ से चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। रियासत का दीवान, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब। तो प्रेमचंद जी की ऐसी कौन सी कहानी है जहाँ पे देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं इसका पता चलता है। तो एक तो आपने देखा होगा कि इनके द्वारा जो शतरंज का खिलाड़ी है, कि ऐसे भी राजा होते हैं जिन्हें प्रजा से बिल्कुल ही मतलब नहीं उनके राज में क्या चल रहा है। तो एक इनका हो गया शतरंज के रियासत का दीवान, दूसरा शतरंज के खिलाड़ी। यानी यहाँ पे जो रियासत का दीवान है, रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी, मुंशी प्रेमचंद जी की इन 2 कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चित्रण और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। पंचपरमेश्वर कहानी में अलगू जुम्मन की मित्रता एवं न्याय के महत्व को व्यक्त किया गया है। बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से बड़े होने की आड़ में निकम्मेपन की हद को व्यक्त किया गया है। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? समाज सुधार, स्वच्छंदता, गीति काव्य की प्रचुरता, इतिवृत्तात्मकता। तो इसमें जो द्विवेदी युगीन कविता है उसकी मुख्य प्रवृत्तियों में कौन सा है? तो एक तो है समाज सुधार, दूसरा है इतिवृत्तात्मकता। देखिए, दी गई प्रवृत्तियों में समाज सुधार एवं इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। डॉक्टर नगेन ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है और इसकी समय अवधि 1900 से 1918 माना है। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा इसकी समय अवधि सन 1893 से 1918 तक माना है। इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। बिंब के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? विवरणात्मकता, कल्पना, सपाट बयानी, इंद्रिकता। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प बिंब के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? देखिए, कल्पना एवं विवरणात्मकता, यानी कल्पना और विवरणात्मकता बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप देना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं बल्कि उसकी प्रकृति या प्रतिछवि है, सृष्टि नहीं पुनर्सृष्टि है। डॉक्टर नगेन के मानने के अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव प्रेरणा होती है। बिंब के मूलतः 3 तत्व हैं। देखिए, बिंब के मूलतः 3 तत्व कौन से हैं? कल्पना, भाव और इंद्रिकता। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? तो किस काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? मैथ्यू अर्नाल्ड, लॉन्जाइनस, क्रोचे, एलियट। तो यहाँ पे देखिए आचार्य क्रोचे ने अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है।
क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने एस्थेटिक नामक ग्रंथ इतालवी भाषा में लिखा है, जो 2 भागों में बटा है। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है तथा द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। इनके सौंदर्य विवेचन का आधार क्या है? तो आत्मवाद है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? सीरीज की याद आई, अर्धनारीश्वर, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न काल के अनुसार सही क्रम देखना है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा 1940 से 42 ईस्वी, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी 1948 ईस्वी, अर्धनारीश्वर दिनकर 1952 ईस्वी, सीरीज की याद आई विद्यानिवास मिश्र 1995 ईस्वी। निर्देश है कि इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए, इनमें से एक स्थापना है, दूसरा इसका एनी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही हो। दूसरा, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो दलित चिंतन है, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। कथन ये सही है, परंतु दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। निम्नलिखित में से हिंदी की यात्रा वृत्तांत कौन से हैं? याद हो कि ना याद हो, अरे यायावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, जिनकी याद हमेशा रहेगी। तो देखिए प्रश्नगत विकल्प में बी और सी हिंदी की यात्रा वृत्तांत में निम्नलिखित रचनाएं उनकी विधाएं इस प्रकार हैं। जैसे याद हो कि ना याद हो, तो याद हो कि ना याद हो ये संस्मरण विधा के तहत काशीनाथ सिंह इसके रचनाकार हैं। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत अज्ञेय, आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत मोहन राकेश, जिनकी याद हमेशा रहेगी संस्मरण अमृत राय। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है तितली, उर्वशी, इरावती, झरना, इनमें से कौन सा है? तो प्रश्नगत विकल्प में देखें, तितली उपन्यास ये प्रसाद, उर्वशी काव्य प्रसाद, इरावती उपन्यास प्रसाद, झरना काव्य प्रसाद। निम्नलिखित में से गीत नाट्य है अग्निलेख, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकु, इनमें से कौन सा गीत नाट्य है? तो देखिए प्रश्नगत विकल्प में देखें तो गीत नाट्य में अग्निलेख गीत नाट्य है, इसके रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। उन्मुक्त गीत नाट्य है सियाराम शरणगुप्त रचनाकार है। नेपथ्य राग नाटक मीराकांत। त्रिशंकु निबंध है अज्ञेय। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को इसके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। काव्य पंक्ति में है पंडित सल सत्य बखाड़ई देही बुद्धि बसन न जाड़ई, 12 वरिश ले कुकर जिया और 13 ले जी सियार, बड़ कौशल तू राधे किन्हल कनाही लोचन, या जाति ऊंचा पाति ऊंचा। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित काव्य पंक्ति एवं रचनाकारों का सही सुमेलन करना है। तो पंडित सल सत्य बखाड़ई देही बद्ध भूषण न जाड़ई, इसके रचनाकार हैं शरापा। 12 वरिश ले कुकर जिया और 13 ये जगनी का कहना है। बड़ कौशल तू राधे किन्हल कनाही ये विद्यापति का है, और जाति ऊंचा पाति ऊंचा ये रैदास का है। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, और यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन आलोचक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा। न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये है शिव प्रसाद सितारे हिंद का कहना। न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। मानव धर्मसार, वाम मनोरंजन, आलसियों का कूड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामविलास शर्मा के हैं? साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जाता है। वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जाती है। पिछली संस्कृति से नाता जोड़कर या तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जाता। अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नगत विकल्पों में ए और सी कथन रामविलास शर्मा के हैं। साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। दूसरा, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। देखिए कहानियों को क्रम से देखें तो उसने कहा था 1915 में चंद्र शर्मा गुलेरी, आकाशदीप 1930 प्रसाद, ईदगाह 1933 प्रेमचंद, परिंदे 1956 निर्मल वर्मा। भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है?
भारत भारती की रचना मुसद्दे से मुसद्दे जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही। तीसरा, गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। चौथा, इसमें आद्यांत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो ये भारत भारती के संबंध में कथन पूछा गया कि कौन सा इसमें से सही है। तो यहाँ पे देखिए जो भारत भारती के संबंध में कथन ए और सी सही है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी ने भारत भारती की रचना मुसद्दे मुद्दों जजे इस्लाम के प्रेरणा से की थी। वे भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। शेष विकल्पों के कथन गलत है। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? धरती धरना अपना, ठीकरे की मंगनी, कठगुलाब यथा प्रस्तावित। तो इसमें से देखिए कौन सा सही है। तो ये है धरती धरना अपना, दूसरा है यथा प्रस्तावित। उपन्यास और उपन्यासकार में क्रमशः देखें तो धरती धरना अपना जगदीश चंद्र, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा, कठगुलाब मृदुला गर्ग, यथा प्रस्तावित ये गिरिराज किशोर। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रश्नकाल की दृष्टि से देखें तो क्रमशः हानुष नाटक 1977, माधवी 1985 ईस्वी, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। कॉलरिज के अनुसार कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। कल्पना कारित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। दूसरा, कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती। तो कॉलरिज इसमें से क्या मानते हैं? कॉलरिज के अकॉर्डिंग जो है कल्पना के संबंध में कॉलरिज का कहना है कि जो कॉलरिज के अनुसार कल्पना कारित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। शेष विकल्प यहाँ पे असंगत है। यानी ये तो कल्पना कारित्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। दूसरा, कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध एवं शिवत्व बोध, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। तो इसमें से कौन सा नहीं है? बाकी तीन है। तो सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध ये नहीं है। बाकी सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध ये शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, ये अज्ञेय के द्वारा है। और जबकि शुक्ल द्वारा रचित निबंध रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, तीसरा काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्य अंगों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? तो ये मम्मट ने। आचार्य मम्मट ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्य अंगों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो सिफारिश है अरबी का। भाषा और शब्द में देखें तो हिंदी जो है, हिंदी आन, गोबर, घोड़ा, सोई, खीर, भात ये सब है। फारसी का कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी, हफ्ता। अरबी का है वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा। और तुर्की का है चाकू, कैंची, तोप, गलीचा, उर्दू ये सभी। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। पहला है असर्शन, दूसरा रीजनिंग है। असर्शन में देखें तो ये कहा गया है कि जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती वैसे नाटक में रस की। दूसरा, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। तो दोनों में से सही क्या है? देखिए, जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती वैसे ही नाटक में रस की, ये कथन सही है। और कारण, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। तो दोनों ही यहाँ पे सही है, कथन और कारण दोनों सही है। भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? तो ये है वेपथु, वैवर्ण, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। देखिए, भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों का इनमें से सही समूह है वेपथु, वैवर्ण, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती है, इन्हें सात्विक भाव भी कहते हैं। ये 8 है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। आवारा मसीहा के साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो ये है शरतचंद्र की। आवारा मसीहा 1974 शरतचंद्र की औपन्यासिक जीवनी है। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनना है। तो सही दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक, रुयक। इनमें से हमें देखना कि आचार्यों का सही कालक्रम क्या है। तो जैसे दंडी है तो दंडी का है 7वीं सदी उत्तरार्ध, आनंदवर्धन का 9वीं सदी मध्य भाग, कुंतक का है 11वीं 10वीं 11वीं सदी और रुयक का है 12वीं सदी पूर्वार्ध।
प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और दैवी शक्ति से अभिभूत होकर, या दैवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा, या अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। तो देखिए यहाँ पे प्लेटो जो कि एक आदर्शवादी विचारक थे, वे महान कार्यों के मूल में दैवी प्रेरणा को मानते थे। उनके अनुसार एक समर्थ कवि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर काव्य रचना करता है। प्रकाशन वर्ष की दृश्य निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये आंसू, पल्लव, स्वप्न और साकेत। देखिए प्रकाशन वर्ष की दृश्य देखें तो आंसू 1925 प्रसाद के द्वारा, पल्लव 1928 पंत के द्वारा, स्वप्न 1929 रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा, साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबंधित पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तमस, राग दरबारी, महाभोज, झूठा सच। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः जो तमस रचना है 1973 में पात्र हैं रिचर्ड और भीष्म शानी उपन्यासकार हैं। राग दरबारी 1968 पात्र हैं रंगनाथ और श्रीलाल शुक्ल उपन्यासकार। महाभोज 1979 में सुकुल बाबू, मनु भंडारी। झूठा सच 1958 से 60 तारा यशपाल के द्वारा। रचना काल की दृष्टि निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? केशवदास, बिहारी भूषण, सेनापति। तो यहाँ पे देखिए रचना काल की दृष्टि हमें कवियों का सही क्रम देखना है। तो केशवदास 1955 ईस्वी, बिहारी 1559, भूषण 1613 ईस्वी, सेनापति 1589 ईस्वी। आयोग ने इसका क्रम केशवदास, बिहारी भूषण, सेनापति, जबकि इसका सही क्रम जन्म के अनुसार इस प्रकार केशव, सेनापति, बिहारी भूषण माना है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। कामायनी एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, इतिहास और आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः निम्नलिखित आलोचना ग्रंथ का उनके लेखकों के साथ सही सुमेलन करें तो कामायनी एक पुनर्विचार ये मुक्तिबोध जी का है। अधूरे साक्षात्कार जो रचना है ये नेमीचंद जैन जी का है। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह का है। प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा का है। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत है। दूसरा, दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के कवि विवश है। कवि पैसे के लिए गीत लिखता है। चौथा, कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो देखिए इसमें जो गीत फरोश में कवि ये कहना चाहता है कि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश 1953 में भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। इनके काव्य संग्रह है चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गाधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, ईदम नमम 1977, संप्रति 1982 ईस्वी। निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंधित लेखों के साथ सुमेलित करना है। जैसे मार्क्सवाद काफ्का, अस्तित्ववाद एंगल्स, मनोविश्लेषणवाद रोला बार्थ, उत्तर आधुनिकतावाद युंग, कॉलरिज। तो यहाँ पे हम क्रमशः देखें तो विचारधारा और लेखक में मार्क्सवाद जो है एंगल्स, अस्तित्ववाद काफ्का, मनोविश्लेषणवाद युंग, उत्तर आधुनिकता रोला बार्थ। निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। क्रांतिकारी कविताएं और रचनाकार। तो यहाँ पे देखिए जैसे वीरों का कैसा हो वसंत त्रिपाठी, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी, जवानी कविता ये है प्रसाद, हिमाद्री तुंग स्ट्रिंग से बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्रांतिकारी कविताओं का उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलन करना है। तो वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी, जवानी कविता ये है रचनाकार नवीन, हिमाद्री तुंग स्ट्रिंग से ये प्रसाद। इस मेले का मुख्य उद्देश्य कि व्यापार की वृद्धि हो या किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है मिश्र वाक्य। यह इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण कहते हैं। इनमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, जैसे बिजली चमकती है, पानी वर्षा। मिश्र में जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावा उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान वाक्य रहता है, शेष वाक्यांश आश्रित उपवाक्य। और संयुक्त वाक्य होता है जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य मेल संयोजक अवयव द्वारा उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई।
देखिए निर्देश दिया गया असर्शन में क्या है कि भारतीय हिंदू युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। भारतीय हिंदू युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। दूसरा, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। अब इसमें प्रश्नगत स्थापना तथा तर्क दोनों ही सही है। भारतीय हिंदू युग में लिखी गई रचनाओं में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व स्पष्ट दिखता है। इस युग में ईश्वर भक्ति एवं प्राचीन विषयों पर कविता लिखी गई है तथा समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया गया है। इस युग की रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वतंत्रता के लिए उद्दाम आकांक्षा और जातीय भावबोध की झलक मिलती है। सामंती जकड़न में फंसे समाज में आधुनिक चेतना के प्रसार के लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास करना उस युग में एक नई ही बात थी। इस युग में श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान तथा राष्ट्र प्रेम प्रधान कृतियां भी मिलती हैं। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार कितने हैं? तो शास्त्र के अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार इनमें कितने हैं? तो ये कितने हो जाएंगे? बिंदु और बीज। शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के अनुसार दिए गए विकल्पों में से बीज और बिंदु है। अर्थ प्रकृतियाँ एक कथा वस्तु के वे अंग हैं जो उस वस्तु को कार्य की ओर अग्रसर करते हैं। इसके 5 भेद हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उसके लेखों के साथ सुमेलित करना है, जैसे हादसे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, शिकंजी का दर्द और जूठन। यहाँ पे देखिए क्रमशः इसे सुमेलित करना है। तो आत्मकथा में हादसे ये रमणिका गुप्ता, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव, शिकंजी का दर्द सुशीला टागभोरे, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। पीछे लागा जाए था लोकवेद के साथ, आखिरी सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्ति में कबीर क्या कहना चाहते हैं? लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। या सदगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो इसमें देखिए पीछे लागा जाए दिया हाथ, युक्त पंक्ति में कबीर कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, लेकिन सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसमें कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो मगही। कन्नौजी ब्रजभाषा बुंदेली है। मगही बिहारी हिंदी, मगही मैथिली भोजपुरी के अंतर्गत आने वाली एक बोली है, जबकि कन्नौजी, बुंदेली तथा ब्रज ये पश्चिमी हिंदी के तहत आने वाली बोलियां हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। पहला है कौन परिया बान यरी, नित नर भरी गागरी ढरकावे। दूसरा गुलगुली गुल में गलीचा है, गुनीजन चांदनी है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध। या अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। यहाँ पे देखिए क्रमशः में सुमेलित करना है। तो कौन परी ढरकावे ये है प्रताप शाही रचनाकार, गुलगुली ये प्रताप बदमाकर का है, सेवक सिपाही जेना मुर्के ये ठाकुर का है, अभिधा उत्तम कहत नवीन ये देव का है। कीने है कोरिक रतन अब काहे कढ़े कोनो, भो मन मोहन रूपो मिली पानी में कौलानो। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। या कृष्ण की रूपाशक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। तो इसमें कौन सा सही है? तो कीन हो कोरिक जदन मैं को लोनू। बिहारी रचित इस दोहे में नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है तथा नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। दोहे का मतलब है कि जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है उस प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। अब कोई कितना भी यत्न करने पर जैसे पानी से नमक को अलग करना असंभव है, वैसे ही मेरे हृदय से कृष्ण का प्रेम मिटाना असंभव है। साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उसके प्रतिपादकों से सुमेलित करना है। रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियाँ जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है साधारणीकरण के द्वारा आनंद में बना दी जाती है, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। दूसरा है काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कभी भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। तीसरा लोक हृदय की यह सामान्यता भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई। यह समान अंतर भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रोग उत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिसमें पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः अगर ये देखें तो आगे का कहना है रसास्वाद में साधारणीकरण का, काव्य प्रसंग या रस अधिक अनुकूल है तो शुक्ल का कहना है।
लोक हृदय की या कृत्रिम नहीं तो ये नगेंद्र का है। और जब चमत्कारी का साधारणीकरण तो ये प्रसाद का कहना है। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो वहाँ पे अभिधा होता है। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ अभिधा शक्ति होता है। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है, जिसमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये तीनों होता है। अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया था, तो ये हंस। अस्मिता मूलक विमर्श को कथा मासिक साहित्यिक पत्रिका अंश ने सर्वाधिक संवर्धित किया, जो दिल्ली के अक्षर प्रकाशन से सन 1986 से 2013 तक प्रसिद्ध कथाकार राजेंद्र यादव के संपादन में निकलता रहा। हालांकि अंश के संस्थापक संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, जिन्होंने कई वर्षों तक इसका संपादन किया। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? मलयज, परमानंद श्रीवास्तव, रामस्वरूप चतुर्वेदी या प्रभाकर क्षत्रिय। तो देखिए, कवि कर्म और काव्य भाषा आलोचक परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा कृति है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ नई कविता का परिप्रेक्ष्य ये 1965, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण 1980, शब्द और मनुष्य 1988, कविता का अर्थात 1999। मलयज कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामस्वरूप चतुर्वेदी का शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, कविता का पद, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, प्रभाकर क्षत्रिय का है कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना एक यातना है, सौंदर्य का तात्पर्य। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। दूसरा, माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। तीसरा, पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। तो उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा कलयुग के बारे में? ये लिखा है कि उत्तर के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास लिखते हैं कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने, घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का कांड उत्तरकांड, जिसमें रामचरितमानस में कुल टोटल 7 कांड है, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तरकांड। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो ये किस पात्र का है? ये चाणक्य का। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के चाणक्य पात्र का है। चंद्रगुप्त, चाणक्य व राक्षस आदि चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक प्रसाद हैं। प्रसाद की अन्य रचनाओं में सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त और धुरसामनी है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा परती अब राजती, कमलिनी कुल पल्लव की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का क्या आशय है? सूर्यास्त हो गया है, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज का आखिरी किरण विराजमान था। तो देखिए, ये जो पंक्ति है इसका क्या मतलब था? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इसमें जो है आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी। उपरोक्त पंक्तियां हरियोध के महाकाव्य प्रिय प्रवास से है। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में है? तो ये है पहला गिरमिटिया में। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण पहला गिरमिटिया उपन्यास में मिलता है। पहला गिरमिटिया उपन्यास, और यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। गिरिराज किशोर का उपन्यास इस प्रकार जैसे जुगलबंदी, तो अंग्रेजी सत्ताकांत और कांग्रेस के रूप नए सत्तावर्ग के उदय का अंकन इसमें। परिशिष्ट में तकनीक शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण। तीसरी सत्ता में आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंधों में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन। अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं? अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं? अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है।
मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि आज संदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद आतताई है। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना है। तो देखिए यहाँ पे जो अंधेरे में कविता है उससे संबंधित टिप्पणियों में रामविलास शर्मा की इस प्रकार है कि अंधेरे में कविता की मूल समस्या ये है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करें। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरणगुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखा है, तो ये साकेत में उन्होंने लिखा है। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरणगुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति साकेत काव्य ग्रंथ में लिखा है। पंचवटी, नहुस तथा विष्णुप्रिया गुप्त जी की रचना है। भीष्म सानीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है, तो ये किन मुख्य विषयों पर है, विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष पे। भीष्म सानीकृत तमस उपन्यास का कथानक विभाजन की त्रासदी व सांप्रदायिक विद्वेष विषयों पर केंद्रित है। भीष्म सानी के अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं: झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलोफर। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल सन 1965, 1982, सन 1977, 1972। तो यहाँ पे देखिए रामविलास शर्मा कृत जो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन सन 1977 में है। रामविलास शर्मा की अन्य आलोचनाओं में प्रेमचंद 1941, भारतेंदु 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आदि हैं। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? परीक्षा, गुरु, गोदान, शेखर, एक जोनी, तमस। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और लेखक में परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास दास लेखक, गोदान 1936 प्रेमचंद, शेखर एक जूनी 1940 से 44 आगे, तमस 1973 भीष्म सानी। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? तो अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है शमशान। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद है। अंधेर नगरी में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। भारतेंदु के अन्य नाटक इस प्रकार हैं: वैदगी, हिंसा, हिंसनावती 1873, विशेष विश्वमोद्यम 1876, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 76, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप जो कि अपूर्ण है वो 1883। जे पंखी के नियर होई कहे बिरा के बाद, सोई पंखी जाई जरे तरीवर होई निपात। इनमें जो है ऊहात्मकता, इनमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है, कभी वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। इसमें संतरास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए, जी पंखी के नियर होई कहे विराह की बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त इन पंक्तियों में व्यक्त भाव की विशेषता, इसमें संतरास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? इसमें कौन सा ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो वो है टेढ़े मेढ़े रास्ते। बाणभट्ट की आत्मकथा भी है, पुनर्नवा भी है, वैशाली की नगर वधू भी है। दिए गए उपन्यास में टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है 1946 में ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण है। अन्य उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पुनर्नवा 1973 हजारी प्रसाद जी का है। वैशाली की नगर वधू चतुर्सेन शास्त्री 1949 में। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करें, जिसमें शब्द की सत्ता गौड़ और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। तो यही सही है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, ऐसे काव्य को ध्वनि कहा गया है।
धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, ये सही नहीं है। धर्मवीर भारती के संदर्भ में वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, तथ्य सही नहीं है, क्योंकि भारती जी व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं। ये कैशोर भावुकता के लेखक हैं, ये मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है। श्रद्धा में आत्मवाद भावुकता का भाव है। देखिए, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध का कथन इस प्रकार है। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। श्रद्धा और ईड़ा कामायनी के सर्ग हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी 1935 के लेखक प्रसाद हैं। श्रद्धा ईड़ा क्रमशः हृदय व बुद्धि के प्रतीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर इनमें से कौन है? तो गिलक्राइस्ट थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। इस कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चली। निम्नलिखित में से व्यंग रचनाएं कौन सी हैं? बोलने के विरुद्ध जीभ पर सवार इल्लियां, अपनी अपनी बीमारी, निषाद बांसुरी। तो देखिए, इसमें दिए गए विकल्पों में व्यंग रचनाओं में बी और सी दोनों ही सही है। इसमें जीभ पर सवार इल्लियां शरद जोशी तथा अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परशाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह का और निषाद बांसुरी कुबेर नाथ राय का निबंध है। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, भारतभूषण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय। तो उर्वशी पर लिखी गई भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? तो ये है केदारनाथ जी का। केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है जमीन पक रही है। इनके अन्य कविता संग्रह में अभी टॉलस्टॉय और साइकिल, यहाँ से देखो आदि। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये इसी नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी रचना युगधारा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, भस्माकुर, सतरंगी पंखों वाली आदि। नरेश मेहता दूसरा तार सप्तक के कवि, इनकी रचनाएं हैं वन पाई सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्या उत्सव आदि। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी रचनाएं युग की गंगा, नीत के बादल, अपूर्वा, आत्मगंध, जामुन, जल तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुलमेहंदी, लोक और आलोक आदि है। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास थे? तो ये किसने कहा था? ये कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कि ग्रियर्सन ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा अगर लोकनायक कोई है तो वो तुलसी थे। कामिल बुल्के बेल्जियम के निवासी थे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रामकथा उत्पत्ति और विकास नाम से शोध किया। इस शोध ग्रंथ को रामकथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश भी कहा जाता है। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा कोई न शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग नहीं बन सका है? तो ये कहा था भामा ने। भामा ने ऐसा कहा था कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ है, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग बन सके। प्रकाशन वर्ष की दृश्य निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चाँद का मुँह टेढ़ा है, आंगन के पार द्वार। तो देखिए, इस तरीके से जो रचनाएं आते हैं इनको हमको प्रकाशन वर्ष और रचनाकार के अनुसार लगाना होता है। तो देखिए, कुकुरमुत्ता ये निराला जी की रचना है, कुकुरमुत्ता, जो कि 1942 में प्रकाशित हुआ। विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त का 1957 में, आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी का 1961 में, चाँद का मुँह टेढ़ा है गजानन माधव जी का 1964 में। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। सिद्धों का साहित्यिक शुद्ध साहित्य के तहत नहीं आता। सिद्धों का वानियाँ सांकेतिक नहीं है। तो सिद्धों से संबंधित ए और सी यानी रामचंद्र शुक्ल के कथन सही है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के तहत नहीं आता है, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। जबकि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकला और सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक है। अरस्तु की विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? धर्मपरक, राजनीतिपरक, कलापरक, अर्थपरक। तो दिए गए प्रश्न में ए और सी दोनों ही सही है। इसमें अरस्तु की विरेचन की व्याख्या विद्वानों ने धर्मपरक तथा कलापरक अर्थों में की है। अरस्तु का जन्म मकदुनिया के अस्तागिर नामक नगर में हुआ। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अरस्तु अनुकरण और विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक थे। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सरापा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान,
लुइपा। तो देखिए इनका हमें जो क्रम लगाना है तो सरापा का है 7वीं 8वीं सदी, लुइपा का 8वीं सदी, पुष्पदंत का 10वीं सदी, अब्दुल रहमान का 14वीं सदी। तात्विक दृष्टि ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित ये विचार जो है ये किसका है, तो ये है शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी जो कबीर के दर्शन के संबंध की चर्चा करते हुए कहते हैं कि तात्विक दृश्य ना तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा को लेकर काफ़ी प्रभावित हैं और भाषा पर जबरदस्त पकड़ के कारण कबीर को हजारी ने भाषा का डिक्टेटर कहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होती हैं, तो आर्टिकल 348 के तहत। आर्टिकल 348 के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तर पर सभी विधेयक, संशोधन, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम तथा उपनियम के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। आर्टिकल 343 ये संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन के प्रावधान से जुड़ा है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? एस्थेटिक, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, द सेक्रेड वुड और पोएटिक्स। तो यहाँ पे देखिए हमें क्रमशः पोएटिक्स जो है ये रचनाकार अरिस्टो का है, लिटरेरिया बायोग्राफिया कॉलरिज का है, एस्थेटिक क्रॉचे का है, द सेक्रेड वुड टी.एस. एलियट का है। इस प्रश्न में कथन दिए गए इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क है। पहला है आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। दूसरा क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशय, सिद्धांत और संभावनाओं को जन्म देता है। तो देखिए प्रश्नगत स्थापना में ए और आर दोनों ही सही है। आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है क्योंकि परिवर्तन नए संशय, सिद्धांत और संभावनाओं को जन्म देता है। मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का मतलब क्या है? तो स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से यानी स्वानुभूति जो है शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी। इस वाक्य या काव्य पंक्ति का मतलब है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है या कबीरदास जी की पंक्ति है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल, अनश्वर है। संवाद किस पात्र का और किसके प्रति है? तो ये है मल्लिका का अंबिका के प्रति। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल, अनश्वर है। ये कथन प्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन से उद्धृत है, जिसमें मल्लिका अपनी माँ अंबिका से यह संवाद बोलती है। मल्लिका नाटक के नायक कालिदास की प्रेयसी है। नाटक में कालिदास का नाम मात्र गुप्त है। मोहन राकेश के अन्य प्रसिद्ध नाटक में आधे अधूरे और लहरों का राजहंस भी है। निम्नलिखित मितकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। जैसे मितकी में प्रमथु गाथा, जय भारत, आत्मजयी, संशय की एक रात। और हमें यहाँ क्रमशः जो है कवियों के साथ मिलाना है। तो प्रमथु गाथा कवि हैं धर्मवीर भारती, जय भारत की मैथिली शरण गुप्त, आत्मजयी कुंवर नारायण, संशय की एक रात नरेश मेहता। सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? यहाँ पे जो है सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? तो ये है देवरानी जेठानी की कहानी में। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। पंडित गौरीदत्त की प्रसिद्ध उपन्यास ये देवरानी जेठानी की कहानी के प्रथम भाग से है, जबकि वामा शिक्षक अर्थात 2 भाई और 4 बहनों की कहानी ये उपन्यास मुंशी ईश्वरी प्रसाद मुदर्रिस रियासी और मुंशी कल्याण राय द्वारा मिलकर लिखित है। भागवती पंजाब में हिंदी के यशस्वी प्रचारक श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है तथा निशाए हिंदू राधा कृष्णदास का चर्चित उपन्यास है। निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? जो विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है तो ये कौन सा है? परिशिष्ट और चक्रव्यूह। देखिए परिशिष्ट और चक्रव्यूह A+B दोनों विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। परिशिष्ट गिरिराज किशोर का उपन्यास है। यह तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण करता है, जबकि चक्रव्यूह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। वे दिन निर्मल वर्मा का है तथा सफर के साथ ही ये सुनीता जैन का उपन्यास है जो विदेशी परिवेश पर आधारित है। नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? नीत्शे का संबंध तो यह अस्तित्ववाद से। नीत्शे का संबंध अस्तित्ववादी विचारधारा से। फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का और कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि अर्नाल्ड टाइनबी ल्योतार को संबंध जो है अर्नाल्ड टाइनबी ल्योतार का उत्तराधुनिकतावाद से है। तलाक माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास आपका बंटी है।
ये मनु भंडारी जी की कृति है। इनके अन्य उपन्यास में महाभोज 1979 में, और 1 इंच मुस्कान, इस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने मिलकर पूरा किया था। उपन्यास और उपन्यासकार में देखें तो महाभोज मनु भंडारी, शेखर एकजुनी अगे, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश। निर्देशक इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए, इनमें से एक स्थापना, दूसरा कारण है। काव्य का सर्वस्व अलंकार है, दूसरा क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। तो हमें यहाँ पे देखना है स्थापना और तर्क दोनों ही गलत है। काव्य का सर्वस्व अलंकार, ये कथन सही नहीं है। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकारित अलंकारा, जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण सुंदर वड़ों से बनता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ सजावट, श्रृंगार, आभूषण आदि। साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। अलंकारोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। तर्क, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है, तर्क गलत है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य आकर्षण बढ़ता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही अलंकार कहते हैं। इनमें से कौन सा अलंकार सादृश्य मूलक है? विभावना, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, असंगति। तो इनमें से कौन सा अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार है? तो इनमें हमें देखना है कि कौन सा है। तो ये है विभावना और उत्प्रेक्षा। देखिए, व्यतिरेक, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण, जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन सकलंग, सीय मुख समता पाव किमी चंदु बापुरु रंग। उत्प्रेक्षा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। मानो 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 मानो, मन मानो, जानो जनु निश्चय मेरे जान। उदाहरण यहाँ पे चमचमा चंचल नयन, बीच घूंघट पर चैन, पानो शोर सरिता विमल, जल उछरत जगुमेन। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था भारतेंदु जी ने। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोगकर्ता भारतेंदु हरिश्चंद्र। उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में प्रसिद्ध आलोचक गोपाल राय लिखते हैं कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग 1875 ईस्वी में हुआ, जिसे बंगला और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। गोपाल राय के अनुसार उसे उर्दू में नॉवेल, मराठी में कादम्बरी, गुजराती में नॉवल कथा। निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है। प्रवास की डायरी एक साहित्य की डायरी, दिल्ली मेरा परदेश, ऋणजल धनजल। तो इसमें देखें कि डायरी में कौन आता है? तो प्रवास की डायरी एक साहित्य की डायरी, दिल्ली मेरा परदेश, तीनों ही डायरी विधा है। ऋण जल धनजल 1977 में रिपोर्टाज विधा फणीश्वर जी का। प्रवास की डायरी 1971 हरिवंश राय बच्चन। एक साहित्य की डायरी 1776 गजानन माधव मुक्ति बोध। दिल्ली मेरा परदेश 1776 रघुवीर शाह है। अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वाह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। गूंगे के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। तो ये अंधा युग के निम्नलिखित संवाद और उनके पात्रों को दिया गया है। जैसे संवाद में है कि वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह मेरे लिए मनोग्रंथि हो गई, ये अश्वत्थामा का कहना है। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, ये वृद्ध याचक कहते हैं। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष हो चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, ये कहना है युयुत्सु का। गूंगे के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय, ये कहना है धृतराष्ट्र का। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण संबंधी है और हेमचंद इसके लेखक है। हेमचंद जी की और रचनाओं में है काव्यानुशासन, शब्दानुशासन। आचार्य हेमचंद संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण और महापंडित है, अतः हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। उर्वशी की तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? शक्तिशाली और दुधुर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटार से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवी है। उर्वशी कहती है यह देव भाव भ्रांत है। पुररवा के अनुसार मर्तमानों को देवता कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए उर्वशी का जो तृतीय अंक है उसके आधार पर सही कथन बताना है। तो शक्तिशाली और दुधुर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती है ये देव भाव भ्रांत है। अतः उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है, जिस पर इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी में काम आध्यात्म की चर्चा की गई, अतः ये प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यही रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं।
बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के तहत मारना, पीटना, डांटना, डपटना, लूटना, पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द के सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिली जुली या अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता। ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसा के अतत्व निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुँचने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने में नहीं उलझता। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें तो जाति संकेत वाले शब्दों की क्या विशेषता है, तो यहाँ पे तत्व निरूपण में अधिक उपयोगी, यानी जाति संकेत वाले शब्दों की तत्व निरूपण में अधिक उपयोगिता विशेषता है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। वहाँ बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य की क्या विशेषता है, तो ये कई अस्पष्ट भाव का संकेतक होना। तो ये उसी से निकल के आता है। गद्यांश पढ़ने पे कविता में विशेष व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग अधिक क्यों होता है, तो ये क्यों होता है, कविता का अभिप्रेत भावना को मूर्त रूप रखने में है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार की क्षोभक दृश्य कविता में त्याज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे बताया गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो काव्य पढ़ने के बाद ही यहाँ पे, इसे हम बहुत अच्छे से नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये गद्यांश को आपको पढ़ के और गद्यांश से ही उत्तर देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक देखते हैं कि आधुनिकता क्या है। शब्दार्थ पर विचार करें तो अधुना या इस समय जो कुछ भी वो आधुनिक है, पर यह आधुनिक का सही अर्थ नहीं है। हम बराबर देखते हैं कुछ बातें इस समय भी ऐसी हैं जो आधुनिक नहीं है बल्कि मध्यकालीन है। सभी भावों के मूल में कुछ पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं। ये समझना गलत है कि किसी देश के मनुष्य सदा सर्वदा किसी विचार या आचार को एक ही समान मूल्य देते आए हों। पिछली शताब्दी में हमारे देशवासियों ने अपने अनेक पुराने संस्कार को भुला दिया और बचे संस्कारों के साथ नए अनुभव को मिलाकर नवीन मूल्यों की कल्पना की। वैज्ञानिक तत्व के परिचय से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के दबाव और आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि के बहुत प्रचार से हमारी पुरानी मान्यताओं में बहुत अंतर आ गया है। उदाहरण के लिए साहित्य को ही ले। आज से 200 साल पहले का सहृदय साहित्य में जिन बातों को बहुत ज़रूरी मानता था उसमें से कई अब उपेक्षणीय हो गई हैं, और जिन बातों को इत्यादि समझता था उनमें से कई अब जरूरी हो गई हैं। तो आज से 200 वर्ष पहले के सहृदय को उस प्रकार के दुखांत नाटकों की रचना अनुचित जान पड़ती है जिनके कारण यवन साहित्य इतना महिमा मनमित समझा जाता है और जिन्हें लिख कर शेक्सपियर संसार के अप्रतिम नाटककार बन गए हैं। उन दिनों कर्मफल प्राप्ति की असंभाविता और पुनर्जन्म में विश्वास इतना दृढ़ भाव से बद्धमूल था कि संसार की सामंजस्य व्यवस्था में किसी सामंजस्य की बात सोचना एकदम ही अनुचित था। तो इस तरीके से पूरा गद्यांश पढ़ने पे आप पूछ रहा है कि उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में परिवर्तित और परिवर्तनमान मूल्यों की ठीक ठीक जानकारी से साहित्य का जिज्ञासु जो करता है उसका निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं है। परिस्थिति के दबाव से उत्पन्न परिवर्तन की अपरिहार्यता को पहचान पाता है। आयास पूर्वक अवांछनीय को वांछनीय बनाया जा सकता है, या नवीन प्रकाशन भंगिमा को अपना सकता है, या समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति घृणा की संगति खोजा जा सकता है। तो देखिए इसमें जो नहीं है वो यही है। उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में परिवर्तित और परिवर्तनमान मूल्य को ठीक ठीक जानकारी में साहित्य की जिज्ञासु के द्वारा ही बुला सकता है। समाज के निचले स्तर के लोगों के प्रति घृणा की संगति खोज सकता है। परिस्थितियों के दबाव से उत्पन्न परिवर्तन को अपरिहार्यता पहचान पाता है और नवीन प्रकाशन भंगिमा को यह भी पाता है। उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारे देश के सहृदय की 200 साल पहले क्या स्थिति थी, तो उसमें यह था कि उसका कर्मफल प्राप्ति की अवसंभाविता और पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास था। तो उससे पहले के बारे में पूछा गया। उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में हमारी पुरानी मान्यताओं के बदलाव का क्या कारण है, तो क्योंकि आधुनिक शिक्षा की मानवतावादी दृष्टि का विशेष प्रचार हुआ है। उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। इस समय की बातों का मध्यकालीन होना, तो ऐसा तो नहीं है। नवीन मूल्यों की स्थापना जो है ये पुराने बचे संस्कारों के साथ नए अनुभव को मिलाकर की गई, ये बात सही है। उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो किसी देश के मनुष्य सदैव ही विचार को समान मूल्य देते रहे। पुरानी मान्यताओं के बदलाव में वैज्ञानिक तथ्यों की जितनी भूमिका उतनी आधुनिक परिस्थितियों के दबाव की नहीं है। देखिए जो सभी भावों के मूल में पुराने संस्कार और नए अनुभव होते हैं, ये बात सही है। तो इस तरीके से जो हमारा ये
प्रैक्टिस सेट है वो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप उससे कनेक्ट होकर बराबर अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।